ठीक है, हम स्क्रीन आ रही है। आ रही है। तो हाँ, मैं ये बता आ रहा था रही है। कि इस सवाल के अंदर देखो, हमें मैक्सिमाइजेशन का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और हमें यहाँ पे वेरिएबल ऐड कराने फ्लैग। तो तुमने मैंने ये बात बताई कि अगर ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू का साइन होगा तो हम ऐड कराएंगे, और अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू का होगा तो हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे। तो यहाँ पे हमने स्लैग वेरिएबल ऐड करा दी है। उसके बाद जब हम टेबल की तरफ आते हैं, इनिशियल टेबल जो है हमारा, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने स्टार्ट लेना होता है सीजे से। सीजे होती है कॉस्ट। जो कॉस्ट हम देखते हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन से देखते हैं, जो कि मैक्सिमम वाला होता है। तो वहां से सारे हमने कोफिशिएंट्स लिख दिए लाइन से, जैसे 5300। उसके बाद हम लिखते हैं सीबी, सीबी और एक्सबी। जो एक्सबी होता है वो हमारा होता आखिर है आखिर एक बात बताओ, जो मैक्सिमम वाली इक्वेशन है वो कैसे बनाई है तुमने? उसमें जो एस वन मैक्सिमम और वाली एस टू तो इक्वेशन है, कौन आ गया? दो जो इक्वेशन को मैक्सिमम कैसे वाली मिलाया इक्वेशन तुमने? है, क्या कह रहे हो? जो तुमने वैल्यू 5x1 और 3x2 लिखा है, इक्वेशन तो दो है ना, तुमने एक कैसे कर दिया? अच्छा, गिवन वाली नहीं, सही है। इक्वेशन 3 इक्वेशन है। हाँ, तीन है। ठीक है, तो हमने सी भी लिखना होता है और एक्स भी लिखना होता है। एक्स बी का मतलब होता है कि हमारे फ्लैग वेरिएबल कौन से हैं। तो फ्लैग वेरिएबल हमारे दो हैं, एक S1 और S2 है। अब फ्लैग वेरिएबल की कॉस्ट जो होती है वो हमेशा जीरो होती है। तो सीबी का मतलब होता है कि कॉस्ट ऑफ फ्लैग वेरिएबल। तो वो हमने दोनों जीरो जीरो लिखे हैं। उसके बाद हमने लिखा बी टेबल में। तो बी जो होता है वो हमारा इक्वेशन की उस साइड वाली वैल्यूज होती हैं, जो कि 15 और 10 है, वो हमने लिख दी। उसके बाद जो भी हमारी इक्वेशन है, जो दो इक्वेशन गिवन है, उन सबके कोफिशिएंट्स हमने लिखने हैं। जैसे पहली इक्वेशन का कोफिशिएंट है 3, 5। फिर उसके बाद हमने S1 ऐड करा है, तो हमने S1 का कोफिशिएंट है 1 लिखा, और S2 यहाँ पे नहीं है तो इसलिए हमने उसको 0 लिखा। फिर इसी तरह दूसरी इक्वेशन के हमने कोफिशिएंट्स लिख दिए। ये लिखने के बाद हमने ZJ की वैल्यू निकालनी होती है। जो ZJ आता है वो आता है CB की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी होती है X1 से। अब X1 की भी दो वैल्यूज है ना, तो करना ये होगा कि CB की जो पहली वैल्यू है वो X1 की पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, जो कि 3 है, तो 0 आएगा। फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे, फिर CB की दूसरी वैल्यू जो कि 0 है मल्टीप्लाई होगी X1 की दूसरी वैल्यू जो कि 5 है, तो वो भी 0 होगा। तो हमें इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक ये है कि तुम लोग डायरेक्ट जो है ना सीजे की वैल्यू नीचे लिख दोगे और माइनस साइन लगा दोगे 5 और 3 के साथ। मतलब जब भी तुम्हें इनिशियल टेबल बनाना होगा ना, तो सीजे और जेड जे माइनस सीजे करना होगा ना, तो तुम डायरेक्ट सीजे की वैल्यू लिखना, और जहां पे 0 के अलावा जो भी नंबर है जैसे 5 और 3 है उसके बाद माइनस का साइन लगा दोगे। और ये जितने भी सवाल मैंने देखे उन सब में ये ट्रिक यही हो रहा है, डायरेक्ट ही हो रहा है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे मैंने हर चीज लिखी है कि ZJ हम निकालते हैं, सीजे निकालते हैं। सीजे जो होता है वो ऊपर जो सीजे का टेबल है, मतलब 5300 वही उतारते हैं हम। और जो ZJ होता है वो सी की जो वैल्यू एक्स से मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर प्लस का साइन, फिर सी की दूसरी वैल्यू और एक्स की दूसरी वैल्यू से कराते हैं। तो जब ZJ माइनस सीजे हम निकाल लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी इंटरिंग वेरिएबल कौन सा है, वो हमें पता चलता है मिनिमम से। ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, जो कि है 5 -5, वो हमारी इंटरिंग है। इंटरिंग का मतलब ये हो गया कि हमें हमारे जो XP है ना, XP में देखो दो वैल्यूज हैं, S1 है और S2 है। इसकी जगह हमारा X1 आएगा। अब हमें ये पता करना है कि X1 किसकी जगह आएगा, S1 की जगह आएगा या S2 की जगह आएगा। वो पता करने के लिए हम रेशो निकालते हैं। रेशो हमने निकाला, रेशो निकालने का के तरीका ये है कि जो भी हमारा एंटरिंग वेरिएबल है ना, उसमें जैसे एंटरिंग वेरिएबल इस बार X1 है, इनिशियल टेबल से हमें पता चला, तो X1 की वैल्यू जो डिवाइड होगी B से, मतलब B 15 है, 15 डिवाइड बाय 3, फिर उसके बाद 10 डिवाइड बाय 5। अब ये दोनों डिवाइड करने के बाद हमने देखना है सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है रेशो। तो हमें रेशो मिला स्मॉलेस्ट S2 का, मतलब जो क्या है 2। तो उसको हमने बोल दिया आउट गोइंग। इससे ये हुआ कि S2 जो है वो खत्म होगा और S2 की जगह आएगा हमारा इंटरिंग वेरिएबल जो कि X1 है। ये तो हमें पता चला। अब यहाँ पे दूसरी चीज हमने ये करनी है कि हमने एक स्क्वायर बना लेना है। इस पे मैंने बनाया हुआ नहीं है, लेकिन हर एक को बनाना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाए हमारा की वेरिएबल कौन सा है। की वेरिएबल यहाँ पे हमारा 5 है, जो कि 10 के बराबर में लिखा हुआ है 5, वो हमारा की वेरिएबल है। तो जो हमारी अगली इक्वेशन है, अगली इक्वेशन में हमने क्या करना है, 5 को 1 बनाना है। 5 को 1 बनाने के लिए हमने क्या करना है,
हमने इस पूरी रो 2 को डिवाइडेड बाय 5 कर देना है। अब देखो यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है रो 2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो रो 2 को हमने डिवाइड बाय 5 करा पूरी रो 2 को, लेकिन ये करने से पहले हमें एक और काम करना है। वो काम ये करना है कि मैंने ये बात बोली कि एंटरिंग वेरिएबल कौन सा x1 है और आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा f2 है, तो हमने f2 की जगह x1 लिख दिया। अगले टेबल में हमने f1 वैसे ही रहा, लेकिन f2 जो था हमारा आउटगोइंग वेरिएबल था और एंटरिंग वेरिएबल x1 था, तो x1 यहाँ पे आ गया। जब x1 आ गया तो हमने x1 की कॉस्ट लिख दी मैक्सिमम फंक्शन से देख के, और s1 की कॉस्ट वही 0 थी। उसके बाद ये जो इक्वेशन हमारी है ना cj के साथ, इनिशियल टेबल में देखो 10 5 0 5 2 0 1, ये जो है इसको हमने डिवाइड बाय कर दिया। रो 2 जो है हमारी इनिशियल टेबल की, उसको डिवाइड बाय कर दिया 5, जिससे हमारा जो की वेरिएबल था, जो कि मैंने बोला था स्क्वायर लगा लो जिसपे, वो 1 हो जाएगा। तो बाकी जो वैल्यू उन पे फर्क आ रहा है, जैसे 10 को 5 से डिवाइड करा तो 2 आ गया, सही है। तो इस तरह करके सारी वैल्यू हमने डिवाइड कर दी। डिवाइड करने के बाद हमारा अगला टारगेट होता है कि जो भी हमारा की वेरिएबल है वो तो 1 हमने कर दिया, देखो 5 की जगह 1 हमने लिखा हुआ है अगले टेबल में, लेकिन इससे ऊपर वाला वेरिएबल जो है ना वो हमें 0 करना होता है। वो 0 ऐसे होगा कि जो हमारी नई लाइन आ गई ना, मतलब 5 की जगह 1 आ गया, तो ये जो पूरी लाइन है हमारी, इस पूरी लाइन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारी ऊपर वाली मतलब फर्स्ट रो है इनिशियल टेबल की, उससे माइनस कर देंगे। तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारी ऊपर वाली रो में, मतलब 5 से ऊपर वाली वैल्यू जो 3 है वो 0 हो जाएगी, मतलब की वेरिएबल का ऊपर वाला वेरिएबल 0 हो जाएगा, जो हमारा मेन टारगेट था, हमने वो कर दिया। वो कर दिया। उसके बाद हमारा अगला काम है जेड निकालना, जिस तरह हमने इनिशियल टेबल में निकाला है। सिमिलरली हमने जेड निकाला, जेड निकालने के बाद सीजे निकाला, जेड मैंने सीजे करके हमने इंटरिंग वेरिएबल दोबारा बता दिया। अच्छा, अब एक सवाल आएगा हर एक के जहन में कि हमने रुकना कब है। जैसे हमने इनिशियल टेबल बना दिया, इनिशियल टेबल ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियल टेबल पे ही हमें आंसर मिल जाए। वो ऐसे मिलेगा कि अगर इनिशियल टेबल बनाने के बाद तुम्हारा जेड जे माइनस सी जे में सारी पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, कोई भी नेगेटिव वैल्यू ना हो, तो तुमने समझ लेना है कि जो भी तुम्हारा आंसर है वो आ गया, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मतलब मैं कहूँगा ऐसा ना होने के बराबर है कि कभी भी इनिशियल टेबल पे आंसर आ जाए, तुम्हें एटलीस्ट 1 आइट्रेशन करनी पड़ती है। तो अभी देखो, जब हमने सेकंड आइट्रेशन करी जेड जे मैंने सीजे करा, तो वहां पे हमारा नेगेटिव वेरिएबल आ रहा है जो कि -1 है, तो वो एंटरिंग वेरिएबल बन गया। अब आउटगोइंग वेरिएबल पता लगाने के लिए हमने क्या करना पड़ता है, रेशियो निकालना पड़ता है। रेशियो हम कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा एंटरिंग वेरिएबल है, जैसे x2 है तो 9, मतलब सीजे से डिवाइड कराएंगे, मतलब बी की जो वैल्यू है उससे, मतलब 9 डिवाइडेड बाय 19/5 करा हमने, तो हमें रेशियो मिला। तो जब हमने दोनों रेशो निकाली, रेशो में हमने देखना स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारा आउटगोइंग हो गया। तो स्मॉलेस्ट देखो यहाँ पे हमारा ये है, मतलब S2 हमारा आउटगोइंग है, मतलब ये कि S2 हटेगा और उसकी जगह X2 आएगा, क्योंकि X2 हमारा एंटरिंग था। और अब यहाँ पे भी हमें की वेरिएबल जो है ना हमारा, उस पर स्क्वायर बनाना चाहिए। वो स्क्वायर हम बनाएंगे तो हमारा स्क्वायर बनेगा 19/5 पे, तो वो हमारा की वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा अगला टारगेट क्या होगा अगले टेबल में, कि 19/5 जो है इसको हमने 1 कर देना है। वो 1 हम कैसे करेंगे, इस पूरी रो को, जो कि हमारी फर्स्ट रो है, सेकंड टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड टेबल की जो फर्स्ट रो है, इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे 5/19 से, पूरी रो को, जिससे ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये करने से पहले मैं अगले उस पर आ जाता हूँ। जो जो हमारा एंटरिंग और आउट गोइंग है ना, उसको उसको पहले हमने करना होता है, उस पर काम। देखो यहाँ पे हमारा आउट गोइंग था S1, तो S1 की जगह हमने X2 अगले टेबल में लिखना है। तो अभी देखो इस टेबल में हमारा S1 लिखा हुआ है, तो ये आउट गोइंग है हमारा, और एंटरिंग X2 है, तो इसकी जगह X2 लिख देंगे टेबल में। तो देखो अब यहाँ पे X2 लिखा हुआ है अगले टेबल में हमारा, तो हमारा X2 आ गया। और वो जो मैंने बात बोली थी कि हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करने जिससे हमारा की वेरिएबल 1 हो जाएगा, तो की वेरिएबल में वापस आ जाता हूँ, की वेरिएबल दिखाता हूँ। की वेरिएबल हमारा था 19/5 ना, तो ये 1 हुआ हुआ है। अगले टेबल पे मैं दिखाता हूँ। और ये 1 कैसे हुआ, 5/19 को पूरी रो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हमारा दूसरा काम ये होता है कि जो की वेरिएबल है ना, उसके नीचे वाली वैल्यू 0। अब देखो की वेरिएबल जो है ना यहाँ पे ऊपर है, पिछले वाले टेबल में नीचे था। एट द एंड बाद में यही कहूंगा कि की वेरिएबल जो भी हो, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, जब हम
थ्री इक्वेशंस के लिए काम करेंगे, तो तब भी हमें यही देखना होगा कि की वेरिएबल चाहे ऊपर आ रहा हो या नीचे आ रहा हो, लेकिन इसके ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू जीरो होनी चाहिए। अगर सेंटर में आ रहा है तो दोनों वैल्यू जीरो होनी चाहिए, इसके ऊपर और नीचे वाली, और अगर ऊपर आ रहा है तो नीचे वाली। मतलब यह है कि इसके ऊपर और नीचे कोई भी वैल्यू है वो जीरो होनी चाहिए, वो करनी है हमने। वो हम पर ऐसे करेंगे कि ये जो हमारा टेबल है इसके अंदर देखो हमने 1 कर दिया फर्स्ट रो को, क्योंकि हम अगर पुराने टेबल पे जाते हैं तो यहाँ पे देखो 19/5 था, इसको हमने 1 कर दिया। अब इसके नीचे जो 2/5 है ना, इसको हमने जीरो करना है। जीरो करने के लिए हम करेंगे कि ये जो हमारी इक्वेशन है इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे, जो रो 1 है यहाँ पे उसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे 2/5 से, ताकि हम जब सब्ट्रैक्ट करें तो जीरो आ जाए। अब ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये सिंपल हमने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ी थी कि रो ऑपरेशन कैसे होते हैं, और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर की मैथ्स थी उसके अंदर भी रो ऑपरेशन हमने पढ़े थे। तो ये रो ऑपरेशन ही हैं, बस हमने माइंड में ये बात रखनी है कि जो हमारा की वेरिएबल है उसके नीचे वाले को हमने जीरो बनाना है। तो हमने उसको जीरो बना दिया, क्योंकि अभी शायद किसी को समझ ना आ रहा हो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब हम पहला टेबल बना लेंगे, इनिशियल टेबल बना लेंगे और उससे अगला टेबल बना लेंगे, तो उसके बाद हमारा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि काम तो सारे टेबलों पे सेम हो रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है। तो अब हम ये करेंगे कि ये जेड हम निकालेंगे। जेड का तरीका वही है जो इनिशियल टेबल में मैंने बताया था, और सी का तरीका वही है कि जो ऊपर सी की वैल्यू है 5300 वही हमने दोबारा लिख दी। जेड माइनस सी करेंगे। अब यहाँ पे देखो कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही, ये हमारा लास्ट टेबल है, इसका मतलब आगे हमने कुछ नहीं करना, और हमने आगे स्टेटमेंट लिख देनी कि ऑल जेड माइनस सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। मतलब अब यहाँ पे हमारे आंसर्स आ गए, x1 और x2 की वैल्यू हमें सामने मिल गई। ये x2 के सामने जो वैल्यू आ रही है b में, वो उसकी वैल्यू हो गई x2 की, और x1 की भी है। तो हमने जो हमारा मैक्सिमम फंक्शन था उसके अंदर वैल्यू डाल दी, तो हमारा ये आंसर आ गया। अब दूसरी मैं बात बताऊं, इस सवाल को ग्राफिकल मेथड से कोई करना चाहे कर सकता है, आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत आराम से आएगा, और यही आंसर आएगा, सेम वैल्यूज आएंगी। तो कोई अगर ट्राई करना चाहे तो इसी सवाल को ग्राफिकल मेथड से करके चेक कर ले, आंसर आ जाता है। लेकिन सवाल के अंदर अगर मेंशन कर दिया जाए कि एनी मेथड, तो मैं ये बोलूंगा कि ग्राफिकल अटेम्प्ट करो, क्योंकि टाइम सेव और गलती के चांस कम है। अगर सिंप्लेक्स आ जाए तो फिर हमें ये करना पड़ेगा। अच्छा आतिफ, हेलो हाँ बोलो। यार, ये अपना क्वेश्चन जो है अभी तो मैक्सिमम है ना, अगर मिनिमम में आएगा तो क्या करना होगा? मिनिमम में आएगा तो तुमने जो इक्वेशन है ना तुम्हारी मैक्सिमम वाली, Z वाली? मिनिमम में आएगी होगी ना, उसको तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम कर दोगे। सिर्फ Z वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें माइनस से, बाकी दो दो को तो नहीं करना ना? बाकी बाकी दो को नहीं करना, सिर्फ जो मिनिमम में इक्वेशन जिसका लिखा होगा ना मिनिमम, उसको मल्टीप्लाई माइनस साइन करके मैक्सिमम कर दोगे, और पूरा स्टेप यही होगा। तुम्हें मतलब जरूरत नहीं है कि ठीक। मिनिमाइजेशन सीखो, अबे तुम्हें सिर्फ आसिफ, मैक्सिमाइजेशन आपकी। हाँ ये माइनस वाला चक्कर सिर्फ सिंप्लेक्स में होगा ना, मतलब क्योंकि ग्राफिकल में मिनिमम तो निकाला जाता है। हाँ, ग्राफिकल में निकाला जाता है, ये सिंप्लेक्स में सिर्फ एक शॉर्टकट पता चला है मुझे, कि मतलब हमें सिर्फ एक मेथड भी आता हो ना तो हम दोनों तरह के सवाल कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन है। और बाकी एक और बात बताओ, ये दो इक्वेशन है नीचे, मैक्सिमम के नीचे, अगर अभी तो ये लेस देन है, अगर ग्रेटर देन होगी तब क्या करेंगे? तब ये करेंगे कि जो हमने स्टैक वेरिएबल अभी जो हमने प्लस कराया है ना वेरिएबल S1 S2, ये सिर्फ माइनस कर देंगे, साइन चेंज होगा बस। डन, सेट है। तो अगर हम माइनस कराते हैं ना तो फिर हम कहते हैं कि हम सरप्लस वेरिएबल करा रहे हैं, अगर हम प्लस कराते हैं उसको स्टैक वेरिएबल कहते हैं। अच्छा आतिफ, एक बात बताओ कि अगर ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर ये पूरा बन जाए सही है, लेकिन फिर भी अगर नीचे -1 बच रहा हो, फिर क्या करेंगे? फिर यही मतलब होगा कि तुमने आगे आइट्रेशन मजीद करने, मतलब अभी चलते रहेंगे जब तक तुम्हारा एंड में ZJ माइनस CJ जो है पॉजिटिव नहीं आता पूरा। अच्छा, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना लाजमी नहीं है। मैं कह रहा हूँ करते रहना है ना। अब जैसे यहाँ भी ये सवाल है, इसमें देखो हमने पहला इनिशियल टेबल बनाया, दूसरे टेबल पे हमारा नहीं बना ना, ZJ माइनस CJ, माइनस साइन आ हाँ रहा है, तो हमने एक और बार सही। करा तो हमारा अब पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर नहीं होता तो हम एक और बार कर लेते यही काम। अच्छा ठीक है, सही। लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैक्सिमम जो है ना तुम्हारा 2 पे आ जाएगा, अगर नहीं है इसका मतलब है तुमने कहीं मिस्टेक कर दी है। हाँ सही बोल रहे हो। अच्छा, आंसर दोनों का सेम आएगा क्या, सिंप्लेक्स और ग्राफिकल का?
हाँ सेम आएगा। अच्छा ठीक है। ये देखो ग्राफिकल में होता ये है कि ग्राफिकल जो है ना मेथड आसान है, लेकिन हर बंदा ये पूछेगा कि यार ये सिंपलेक्स क्यों कर रहे हैं जब ग्राफिकल से निकल सकता है। तो सिंपलेक्स एक एडवांस मेथड है, इसमें फायदा ये है कि अगर हमें 10 इक्वेशन भी दे देना तब भी हम कर लेंगे, लेकिन ग्राफिकल पे तुम 10 इक्वेशन को नहीं प्लॉट कर सकते। हाँ सही बोल रहे हो। तो मैं तुम्हें यही बोलूंगा, अगर पेपर में 4 इक्वेशन लिखी हुई आ गई और सर बोल दें ग्राफिकल से कर सकते हो, तो तुम कभी भी नहीं करना, क्योंकि ग्राफिकल में होगा ही नहीं वो। ग्राफिकल सिर्फ 2 इक्वेशन के लिए काम करता है, आगे नहीं करता वो। सही। लेकिन आगे क्वेश्चन में ग्राफिकल बने में 3 क्वेश्चन पे भी बने में। बने हुए तो हैं, लेकिन मतलब वो मुश्किल हो जाता है। सिर्फ 2 इक्वेशंस होंगी ना, उन पे आसान होता है। तो अगर 3 इक्वेशन पे आ जाए ना, तो तुम सिंपलेक्स को इतना अच्छा समझ लो कि तुम सिंपलेक्स से कर लो। सही सही। बाकी एक तो ये अपना ग्राफिकल हो गया, एक सिंपलेक्स हो गया, एक और भी था ना एक डुअल करके। ब्रेक इवन पॉइंट्स था। ब्रेक इवन के अलावा भी एक डुअल था ना। डुअल, लेकिन डुअल मैंने नहीं करा यार। वो डुअल में कुछ अजीब चीजें हैं, और वो मतलब एक टॉपिक ही करने में बहुत घंटे लग गए समझने में। अच्छा, बस तो मतलब सिर्फ इसी इन तरफ 3 से टॉपिक की तैयारी करके जाना। मैं पहले इसको पक्का कर लूंगा, मतलब प्रैक्टिस कर करके, ताकि अगर सिंपलेक्स सबसे इम्पोर्टेंट सिंपलेक्स ही है मेरे हिसाब से। और जो डुअल है ना वो हाँ मतलब डुअल का सवाल भी सिंपलेक्स से हो सकता है। जिस तरह ग्राफिकल का सिंपलेक्स हो सकता है, उस तरह डुअल का भी सिंपलेक्स हो सकता है। सही सही सही। तो मतलब अभी तुमने खुद नहीं समझी भी वो। खुद मैंने नहीं करी, लेकिन वो हो जाएगी, क्योंकि अगर सिंपलेक्स पहले पक्का कर लो तुम, जब तुम भी ग्राफिकल वो डुअल की देखोगे ना, तो तुम्हें वो बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। हाँ इजी हो जाएगा। क्योंकि है पूरा प्रोसेस सेम है, बस कुछ जरा सा फर्क है। वो मैंने अभी उसमें गया नहीं, मैंने बोला पहले ये तरीके से कर लूंगा। क्या तुम वीडियो समझ रहे हो क्या आतिफ? तो मैं कहा किससे समझूंगा, सर ने थोड़ी पढ़ा है ये सब। हाँ भाई किससे समझ रहे हो, मतलब कि कौन सा पेज है? यार रैंडमली कोई भी मिल जाए, मैं एक बंदे से नहीं समझता। एक बंदा कुछ बोलता है ना, तो उसका कुछ मुझे समझ आता है, फिर दूसरे हाँ बंदे से बता। कुछ आता है, इस तरह करके ना एट द एंड फिर मैं कुछ अपना एडिशन करता हूँ, मतलब अपनी समझ के लिए। सही। तो अगर इसका इसका समझो ना यार, डुअल का, तो जरा उसके लिंक सेंड करना यार मुझे भी सही समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारे हैं यार। तो ब्रेक इवन समझना है किसी ने, या फिर एंड कर दो मीटिंग? दे दो, ओवरव्यू दे दो। ठीक है, ब्रेक इवन का ओवरव्यू दे देता हूँ। तार वार कट देगी क्या? और चार्ली क्या हाल है? कौन चार्ली? अच्छा वो नहीं, वो गलती से बोल दिया, तसव्वुर। कैसे हो? चलो ठीक ठीक है, हूँ। स्टार्ट कर ब्रेक इवन पॉइंट्स। हाँ, ये तो सारे फार्मूलाज हैं, इतना कोई इसमें है नहीं कुछ। नहीं, इसके अंदर भी लॉजिक है भाई, ऐसा नहीं है। या तुम बताऊं लीव क्या है? कर दो ना यार, समझ लो यार सही से यार, या लीव कर दो।
और भाई बस कर दो तुम। देखो ब्रेक इवन पॉइंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे हम सामान बेचते हैं ना, तो कुछ लोग होलसेल में सामान बेचते हैं, तो जब ज्यादा सामान बेचते हैं तो मतलब कम प्रॉफिट पे भी वो बेच देते हैं, लेकिन उनकी भी एक कैलकुलेशन होती है ना कि इतना सामान बेचेंगे तभी ये प्राइस होगी, वरना प्राइस कम सामान पे वो ज्यादा देते हैं। जैसे अगर तुम एक पेन लोगे तो उसकी प्राइस 10 रुपए होगी, लेकिन अगर तुम 10 लाख पेन ले रहे हो तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी। लेकिन वो उनकी कैलकुलेशन होती है, तो उसको ब्रेक इवन कहते हैं कि कितनी सेल पे उनको प्रॉफिट मिलेगा, मतलब लोएस्ट प्राइस पे वो कर देते हैं जिसकी वजह से। तो अभी यहाँ पे हम आ जाते हैं सवाल पे, पहले सवाल पे। पहला सवाल है में लिखा हुआ है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है कि वो एक्सपेंस जो कि तुम्हें हर हाल में करना पड़ेगा। अब वो एक्सपेंस होता है रेंट, यूटिलिटीज और लेबर। मतलब जैसे तुम अगर किराए के घर में रह रहे हो तो तुम्हें रेंट देना है, वो तुम्हारा फिक्स्ड एक्सपेंस है, फिक्स कॉस्ट समझ लो। या अगर तुमने एक इंडस्ट्री लगानी है तो तुम जो उसका लैंड है, अगर वो रेंट पे है तो उसकी तुमने कॉस्ट देनी है, वो फिक्स्ड कॉस्ट है। उसके अलावा अगर इलेक्ट्रिक बिल है तो फिक्स्ड कॉस्ट है, लेबर की सैलरी है वो फिक्स्ड है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है? वेरिएबल कॉस्ट ये कि जो तुम बना रहे हो उसकी क्वालिटी तुम खराब डाल दो तो कॉस्ट कम हो जाएगी, क्वालिटी अच्छी डाल दो तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो वो वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो जो हमारा पहला सवाल है इसके अंदर फिक्स कॉस्ट है गिवन है डायरेक्टली, और वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। उसके बाद ये बता रहे हैं कि हम सेल कर रहे हैं कितने यूनिट, जो भी हम बना रहे हैं उसके एक्स यूनिट हम सेल कर रहे हैं, और एक्स हमारे 414 है। अब किसी भी चीज की जो प्राइस होती है ना, वो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होती है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। लेकिन अब जो प्राइस है वो मैटर करिए यूनिट्स पे, कितने यूनिट सेल हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो प्राइस के साथ पी के साथ एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स कितने यूनिट सेल हो रहे हैं, तो हमने पी के साथ मल्टीप्लाई करा यूनिट्स 414, और फिक्स कॉस्ट हमारी वो है जो गिवन है जो कि 1797 है। फिर वेरिएबल कॉस्ट जो है, वेरिएबल कॉस्ट भी यूनिट पे मैटर करती है, कितने यूनिट हैं तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हमने यूनिट से मल्टीप्लाई करा दिया, तो एट द एंड हमें पता चला कि हमारी प्राइस जो भी हम बेच रहे हैं उसकी ये है। तो ये सिंपल पहला सवाल प्राइस का है। ये सवाल पेपर में नहीं आएगा क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, लेकिन जो दूसरा सवाल है पेपर में आ सकता है। उसकी वजह ये कि यहाँ पे तुम्हें फिक्स कॉस्ट डायरेक्टली नहीं दी गई, यहाँ पे तुम्हें रेंट दे दिया गया, यूटिलिटी दे दी गया, लेबर दे दिया गया, मटेरियल दे दिया गया। अब यहाँ पे तुम्हें खुद जज करना है कि फिक्स कॉस्ट कौन सी है, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है। अब हो सकता है कि सर अपने पास से कुछ और चीजें ऐड कर दें, लेकिन जो की कॉन्सेप्ट हमारे पास होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि किस चीज को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं और किस चीज को हम नहीं कर सकते। जैसे अगर किसी लेबर की सैलरी है उसको हम फिक्स कॉस्ट ही कहते हैं, क्योंकि हम उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते, वरना कम करेंगे तो लेबर चला जाएगा, ज्यादा नहीं करेंगे वैसी सी बात है, अपना नुकसान होगा। और अगर हम यूटिलिटी जो हमारा एक्सपेंस है वो तो कभी कम होगा नहीं क्योंकि महंगाई और इन्फ्लेशन है, तो वो फिक्स कॉस्ट में ही है। तो यहाँ पे देखो फिक्स कॉस्ट हमने खुद से जज करा यहाँ पे, जो कि डिफिकल्टी बताता है सवाल की थोड़ी ज्यादा है उस बंदे के लिए जो कि टॉपिक को इजी समझ के या सिर्फ फॉर्मूले की गेम समझ के छोड़ के गया, वो इधर फंस सकता है। तो यहाँ पे देखो फिक्स कॉस्ट हमने करी रेंट, यूटिलिटी और लेबर ऐड कर लिया, फिक्स कॉस्ट हमने निकाल दिया। पहले सवाल में गिवन था तो वो इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने फिक्स कॉस्ट निकाल लिया। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? मटेरियल, जो मैंने बात बोली थी कि किसी भी प्रोडक्ट का मटेरियल अच्छा कर सकते हैं या बुरा कर सकते हैं पैसे बचाने के लिए। तो मटेरियल जो है हमारा वो वेरिएबल कॉस्ट है जो कि हमने वी लिखा। अब जो प्राइस है वो भी हमें गिवन है यहाँ पे सवाल में। अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी यूनिट सेल टू ब्रेक इवन, मतलब कितने यूनिट हमें सेल करने पड़ेंगे कि हम प्रॉफिट में आए। टू ब्रेक इवन का मतलब है कि हमें प्रॉफिट चाहिए, बस कितने यूनिट सेल करें, ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद ये बताना है हमने। तो उसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये याद रखना है कि एफ सी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आतिफ ये फॉर्मूला याद रखना। हाँ भाई माजरत यार, अभी अभी मैं आया हूँ वापस, वो असल में मोबाइल का मसला आ गया था। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम ये अभी शुरू करा रहे हो ना ब्रेक इवन पॉइंट? हाँ अभी शुरू कराया हूँ। बहुत बेहतरीन। तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमारा फिक्स कॉस्ट का, मतलब यूनिट फाइंड करने का। अब यूनिट जो हम फाइंड कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि कितनी सेल के बाद हमारा प्रॉफिट होगा। तो देखो यहाँ पे ये चीज है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब बेसिकली मैं तुम्हें ओवरव्यू देता हूँ। मतलब ये है कि हमें कितनी सेल के बाद प्रॉफिट होगा। जैसे होलसेल का काम करते हैं लोग तो वो ज्यादा सेल करते हैं, कम रेट पे बेचते हैं, लेकिन तब भी उन्हें प्रॉफिट हो जाता है। तो उसकी कैलकुलेशन है जस्ट ये। तो जो हमारा पहला सवाल था ना, पहला सवाल जो है वो बिल्कुल हल्का सवाल है, उसके अंदर तुम्हें
सिंपल प्राइस बतानी है, तो वहां पे तुम्हें डेटा गिवन है, तुमने प्राइस का फॉर्मूला जो होता है वो सिंपल होता है कि फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। मतलब किसी भी चीज की जो प्राइस होती है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक तो उसकी फिक्स कॉस्ट हो गई और एक वेरिएबल कॉस्ट जो कि वेरी कर सकती है। वेरी ऐसे कर सकती है कि मटेरियल की क्वालिटी हम खुद गिरा दें तो प्राइस वेरी कर जाएगी, मतलब या मटेरियल की क्वालिटी हम बढ़ा दें तो प्राइस बढ़ जाएगी, एक तरीके से वेरी हो रही है, या फिर मार्केट में पीछे से मटेरियल की कीमत बढ़ गई तो वेरिएबल कॉस्ट है। तो प्राइस तो हम निकाल लेंगे, लेकिन प्राइस जो होता है वो यूनिट पे मैटर करता है, कितने यूनिट हम सेल कर रहे हैं। तो पहले सवाल में हमें 414 यूनिट हम सेल कर रहे हैं, तो इसलिए पी एक्स एक तरीके से बेसिकली फॉर्मूला है, पी एक्स इज इक्वल टू एफ सी प्लस वी एक्स। तो वेरिएबल कॉस्ट के साथ भी हम यूनिट लिखेंगे, कितने यूनिट हम सेल कर रहे हैं। तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमें प्राइस मिल जाएगी। जब हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं, दूसरे सवाल के अंदर हमें डिफिकल्टी थोड़ी ज्यादा कर दी गई है कि हमें फिक्स कॉस्ट नहीं बताई, हमें चीजें बता दी गई और अब हमने खुद जज करना है कि फिक्स कॉस्ट कौन सी है और वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है। तो ये जिसको फाइनेंस की नॉलेज है वो बता सकता है कि रेंट जो है वो फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि वो हमें हर हाल में देना पड़ेगा, क्योंकि हमें हर हाल में हमारी जरूरत है घर या जो भी हम इंडस्ट्री लगाएं उसका जो लैंड है उसका रेंट हमें देना पड़ेगा। तो इसी तरह यूटिलिटी यूटिलिटी वेरिएबल होंगी। नहीं, यूटिलिटी भी हमारा फिक्स्ड है ना, वो तो हमें हर हाल में देना है। मतलब अच्छा ये यूटिलिटी भी एक्सपेंस सॉरी। होता है जो हमारी नेसेसिटीज हैं, जैसे खाने हाँ की सॉरी। नेसेसिटी है, सही है। उसके सही बाद सही। जो लेबर है वो भी फिक्स्ड है, अगर तुम इंडस्ट्री चला रहे हो तो तुम्हें तो लेबर हलाल में रखना पड़ेगा, तो वो भी तुम्हारी फिक्स है। सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे मटेरियल होता है, क्योंकि मटेरियल को हम हल्का करके पैसे बचा सकते हैं। तो तुम देखो यहाँ पे हमने नीचे लिखा हुआ है एफ सी इक्वल टू रेंट यूटिलिटी प्लस लेबर, तो हमने फिक्स कॉस्ट निकाल ली। वेरिएबल कॉस्ट हमने बोला कि हमारे मटेरियल की है। उसके बाद सवाल अगर तुम पढ़ो, सवाल में लिखा हुआ है कि हाउ मेनी यूनिट मस्ट इट सेल टू ब्रेक इवन, कितने यूनिट हमें सेल करने पड़ेंगे कि हमें प्रॉफिट मिले। तो ये उसका फॉर्मूला है, एक्स इज इक्वल टू एफ सी और पी माइनस सी। इस फॉर्मूले में हमने डाला, हमें पता चल गया कि हमें 115 यूनिट बेचने पड़ेंगे तब जाके हमें प्रॉफिट हो जाएगा, उससे कम यूनिट पे हमें फायदा नहीं है। अब तीसरे सवाल की तरफ आ जाते हैं। तीसरे सवाल में हमें बोला जा रहा है कॉम्बिनेशन मार्जिन बताओ। कॉम्बिनेशन मार्जिन का सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, वो है पी एक्स माइनस वी एक्स। पी का मतलब होता है प्राइस, एक्स का मतलब होता है कितने यूनिट हम सेल कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट वी होती है। तो सिंपल तुमने फॉर्मूले में डाला, तुम्हें कॉम्बिनेशन मार्जिन मिल गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें प्राइस दी गई है कि हम इस प्राइस पे सेल करें जो कि $17.5 है। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट दी गई है और फिक्स्ड कॉस्ट दी गई है। और वही जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फॉर्मूला लगाया था कि हाउ मेनी यूनिट इट मस्ट सेल टू ब्रेक इवन, वही वाला फॉर्मूला लगा के हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर ये पूछा जा रहा है कि हमारी कंपनी प्रॉफिट बना रही है नहीं बना रही। तो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताया जा रहा है कि हम इतने यूनिट सेल कर रहे हैं। क्या खाली है तो पानी निकला। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें बताया गया कि हम इतने यूनिट सेल कर रहे हैं जो कि 900 यूनिट्स हैं। तो किस प्राइस पे कर रहे हैं, इस प्राइस पे कर रहे हैं जो कि $49.99। अब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों हमें पता है। तो अब यहाँ पे सवाल ये कि हम प्रॉफिट बना रहे हैं नहीं बना रहे। तो बेसिकली किसी भी चीज की जो प्राइस होती है ना, वो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होती है बेसिकली, क्योंकि हम लॉस में तो कभी भी कोई चीज बेचेंगे नहीं, कोई अगर हम फैक्ट्री लगाए हैं। तो यहाँ पे हमने तीसरी चीज ऐड करी जो कि प्रॉफिट है, क्योंकि हमें हिंट दे दी गई कि प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। अब हमने पता कराना है कितना हो रहा है। तो हमें प्राइस भी पता है, यूनिट भी पता है हम कितने बेच रहे हैं, प्राइस के 49.99 है, यूनिट्स पता है, सब पता है। तो हमने एट द एंड सोल्यूशन करके सिंप्लीफिकेशन करके प्रॉफिट बता दी और हमने ये भी बता दिया कि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा होता तो यहाँ पे हो सकता है हमारी वैल्यू 0 आ जाती, मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू 0 आ जाता, या फिर माइनस आ जाती वैल्यू, तो हम बोलते हैं कि लॉस हो रहा है। तो ये 5वां सवाल ही हमारा हो गया। फिर 6 क्वेश्चन के अंदर हमें फिक्स कॉस्ट है, यूनिट्स बताए गए, प्राइस बताई गई है, प्रॉफिट हमने निकालना है जिस तरह पिछले सवाल में निकाला है।
प्रॉफिट निकाल के इधर हमें ये बताना है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं ROI, वो बताना है कितना % है। तो वो हम ऐसे बता देंगे कि प्रॉफिट जब हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, प्रॉफिट कर लिया और हमें सवाल के अंदर ही बताएगा कि इन्वेस्टमेंट क्या है हमारी। लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट हमारी $11,455। तो हम परसेंटेज निकालेंगे तो हमें 102% मिलेगी। इसका मतलब है कि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 2% है। इसको हम 102 भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके अंदर ये बताया गया है कि एक प्रोडक्ट है, उसकी कीमत $45 है जो प्राइस है। फिक्स कॉस्ट भी बता दी, वेरिएबल कॉस्ट भी बता दी, यूनिट भी बता दी है कि कितने यूनिट हम सेल कर रहे हैं। अब ये बताना है कितना प्रॉफिट हमें हो रहा है। तो वो सिंपल फॉर्मूला लगाया जो हमने पिछले साल में लगाया, प्रॉफिट वाला, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वाला। तो उस समय इधर भी प्रॉफिट मिल गया। 8th क्वेश्चन के अंदर भी वही है कि फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है, यूनिट है। इधर भी हमने सिंपल प्रॉफिट बताना है। अब जो 9 क्वेश्चन है ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें खुद जज करना है कि फिक्स कॉस्ट क्या है। और वही सिमिलरली 2 क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी वही है कि रेंट, यूटिलिटी और लेबर जो है हमारा फिक्स कॉस्ट है, बाकी मटेरियल जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये भी हो जाएगा। फिर जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो कॉम्बिनेशन मार्जिन का है, जो कि वही फॉर्मूला है जो हमने पिछले सवाल में करा, जो रिपीट हुआ है। कॉम्बिनेशन मार्जिन इज इक्वल टू PX माइनस VX। तो हमारा ब्रेक इवन भी खत्म हो गया और सिंपलेक्स भी के लिए ग्राफिकल तो तकरीबन सबको आता है। तो अब मीटिंग एंड करते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लेगा।